आज का ये राइड खास है क्योंकि आज मैं अपने छोटे प्लेटिना को पहली बार इंटरनेशनल यात्रा पे लेके जा रहा हूँ। यानी कि आज मैं भारत से सीधे जा रहा हूँ नेपाल, और वो भी विंटर में, जहाँ मैं मनांग जैसे खूबसूरत जगहों को प्लस पोखरा जैसे खूबसूरत जगहों को देखने वाला हूँ। परंतु आज इस पहले एपिसोड में मैं घर से निकल के सीधे पहुँचने वाला हूँ काठमांडू, जहाँ पे जाके मैं दर्शन करूंगा अपने प्यारे पशुपति नाथ जी का। स्वागत है आपका मेरे इस छोटी सी दुनिया में, जहां मैं अपने भारत की बहुत खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाला हूं। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया, आपने साथ दिया, तो मैं देश दुनिया के और भी जगह दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं रहने वाला हूं आपका इस चैनल का होस्ट। सुबह के 5:16 ये अभी तक का सबसे अर्लीस्ट है कि मैं प्रॉपर राइड पे निकल रहा हूँ। इससे पहले जो उसमें गया था ना गंगा सागर में, वो 3:30 बजे गया था, बस उसको राइड नहीं बोलूँगा, बट ये प्रॉपर राइड है। सुबह सुबह पापा भी बॉडी खोल के खड़े हैं क्योंकि इनको ठंड से कोई फील ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैंने जितना अपना सारा सामान है रख दिया एज यूजुअल, क्योंकि नंदू के ऊपर आता है ये टैंक बैग आता है मैग्नेटिक वाला, और ये टेल बैग, बस इतना ही जाएगा इस बार। बस सारा काम अब हो ही चुका था, बस सिर्फ अब एक काम बचा था, वो था पापा का आशीर्वाद लेना। बस पापा से आशीर्वाद लेके उनसे मिलके और फिर मैं आगे निकलने को तैयार हो गया। और अगर आज के मैं रूट मैप का बात बताऊं तो मैं अपने घर हावड़ा से स्टार्ट करूंगा, फिर बर्धमान, आसनसोल, धनबाद होते हुए मैं गया जी होते हुए पहुंचूंगा पटना, फिर वहां से मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से रक्सौल बॉर्डर के माध्यम से सीधे मैं पहुंचूंगा काठमांडू, जिसमें मुझे लग जाएंगे 2 दिन। टाटा, लेट्स गो। हर हर महादेव, टुलटुली टाटा। हाँ, ये सुबह सुबह एक चीज़ पता है क्या बेनिफिट है, ऐसा खाली रोड। और सुबह सुबह मैं इसलिए भी निकल रहा हूँ, आज डे 1 है। डे 1 का टारगेट है मुझे बनारस जाना है, सॉरी मुजफ्फरपुर जाना है। तो आराम से टारगेट रखा है कि 6 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँ वहाँ पे, 6 से पहले तक ही पहुँच जाऊँ। बस अब ये फटीचर रोड अब एकदम अब ख़त्म ही है। अब यहाँ से ये रहा नेशनल हाईवे 16 NH16। अब यहाँ से ये जो नेशनल हाईवे मिला ना, ये 6 लेन, तो ऐसा 4 और 6 लेन अब सीधा रहने वाला है मुजफ्फरपुर तक। इवन आपका जो नेपाल का बॉर्डर है ना पूरा, वहाँ तक यही रहने वाला है। तो अब इसका शांति है। और जितना मुझे पूरा पता है, मुझे पटना तक तो एकदम अच्छा है, और मुजफ्फरपुर तक भी होप सो एकदम सही हो। और ये रोड एकदम सही रहने वाला है, बस इक्के दुक्के जगह थोड़ा खराब मिलेगा, बट थ्रू आउट द जर्नी ये पूरा अच्छा रहने वाला है। और ये जर्नी अच्छा और काफी स्मूथ रहे, उसके लिए इम्पोर्टेंट था फ्यूल। तो सबसे पहले मैं गया पेट्रोल भरवाने, जो हमारे कोन एक्सप्रेसवे का अतुलानंद पंप है वहाँ पे, और फिर उसके बाद मैंने अपना जर्नी कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे सूर्यदेव का लालिमा भी दिखना स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स सूर्योदय होने ही वाला है। और मुझे चाय चाहिए, बट मैं अभी नहीं रुकूंगा, प्रॉपर सूर्योदय होने के बाद फिर रुकूंगा। अभी टाइम भी हो रहा है 5:41, 5:45 हो रहे हैं। ओके, मतलब सूर्योदय 6:30 के करीबन। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ हो सकता है। एक तो इतना खूबसूरत नज़ारा सुबह सुबह, ये जो हल्का हल्का जो कोहरा है, जो मिट्टी है, भाई बड़ा तगड़ा लग रहा है। और स्पेशली जो हल्का ठंड लग रहा है, मतलब ठंड इतना भी ज़्यादा नहीं है कि भाई मतलब आप कुछ चलाने में दिक्कत हो, क्योंकि मैंने कोई लाइनर वाइनर पहना नहीं है। ये बहुत सही लग रहा है भाई, ऐसे पूरे दिन रोड रहा है जो कि रहने वाला है, क्या सही लगेगा। स्पेशली कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये नारियल का पेड़ आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जो दक्षिण भारत की तरफ चला रहा हूँ। जो उधर आपको आंध्र प्रदेश घुसोगे ना, आपको दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको नारियल का ही पेड़ दिखेगा, बवाल खूबसूरत लगता है। पर ये यात्रा दक्षिण भारत का नहीं है, एक ऐसे देश का है जो कि हमारे भारत के बगल में तो है, पर उसे हम लोग बहुत कम जानते हैं। उसके खूबसूरती को, उसके एडवेंचर को और उसके खतरे को हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, जो कि आप इस सीरीज में मेरे कैमरे के थ्रू देखने वाले हो। अभी तक घर से टोटल 137 किलोमीटर हो गया, 137। भाई इतना बोर लग रहा है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक तो अभी कुछ दिनों पहले ही देवघर गया था, तो इसी रोड से गया था।
वो एक रीज़न है काफ़ी ज़्यादा बोरियत होने का। इस सेम रोड में ही महीने भर में दूसरी बार चला आ रहा हूँ। अब इस बोरियत को तो दूर करने का एक ही तरीका था कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए चाय पीने का। तो दुर्गापुर टोल क्रॉस करके बस थोड़ा ही आगे जाके मैंने एक छोटा ब्रेक लिया चाय पीने के लिए और अपने हेलमेट का वाइजर चेंज करने के लिए। यहाँ पे आंटी चाय बना रही है। अभी जस्ट मैंने ये वाला केक एक खाया, ये वाला केक, और अभी इन भाई साहब का मेरे को ये वाइजर चेंज करना है क्योंकि धूप काफ़ी कड़ा आ चुका है। और पता है क्या, इसका वाइजर चेंज करना ना सबसे ईजी है, मतलब लिटरली सबसे ईजी है। मतलब मेरे पास जो एम्प्टी वाला था उसका तो छोड़ ही दो, उसका वाइजर खोलना मतलब उसको तोड़ देना। और एक्सॉर में भी देखा है मैंने, उतना ईजीली नहीं होता। बट ये जिस तरीके से होता है ना भाई, कमाल है। ये छोटू सा नॉब देख रहे हो, बस इसको लेना है और इसको घुमाना है थोड़ा, और बस इसको रखना है। और जो इसका जो स्मोक वाइजर है, बेसिकली जो ब्लैक वाला है, हाँ परफेक्ट। फिर अपने हेलमेट को रेडी करने के बाद एकदम धूप में चलाने लायक फिर एक चाय पी के थोड़ा कुछ खा के और फटाफट मैं तैयार हो गया 15 मिनट के अंदर, क्योंकि आज के दिन मुझे टोटल 600 किलोमीटर का रास्ता कवर करना था। तो देवियों सज्जनों, ये तो मैंने कई बार दिखा दिया है, बट फिर भी तो यहाँ से अब हम लोग छोड़ने वाले हैं अपने सोनार बांग्ला को और हम लोग एंटर करेंगे हमारे प्यारे धोनी भाई का राज्य झारखंड को, जोहार झारखंड। आज अपने स्टेट को छोड़ूंगा, कल देश से बाहर जाऊंगा। और वैसे ना मज़ा आता, अगर ये जो नेपाल जा रहा हूँ इसकी जगह कोई मान लो मेरा जो मतलब जो ड्रीम ट्रिप है रसिया वाला कर रहा होता, कितना अच्छा लगता ना, भारत से निकला म्यांमार एंट्री करा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता, प्रॉपर वीजा लगता, तो कितना मजा आता गाड़ी को एकदम बॉर्डर को क्रॉस करने में। होप सो वो चीज जल्दी हो और वो चीज जल्दी मैं अपने वीडियो में मैं दिखाऊं और मैं भी उस चीज को फील करूं। चलो कोई ना वो ट्रिप भी किया जाएगा, बहुत जल्दी करा जाएगा। यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है इस जगह पे। आज ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि है नहीं। उस दिन हम लोग जो जा रहे थे ना देवघर, तो यहाँ पे क्रॉस कर से लगभग 3 बजे करीबन। भाई क्या ट्रैफिक था, क्या ट्रैफिक था। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी एक्साइटेड हो गया। मुझे ऐसा लगा कि आज तो खैर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आज तो मैं बच गया, पर ना घुसेगा नहीं घुसेगा। अरे यार पूरा गलत जगह इस बंदे ने गाड़ी रख दिया और पूरा लंबा ट्रैफिक है। अरे ये प्लेटिना होने का बेनिफिट है, कहीं से भी जा सकता हूँ। भाई अगर मैं डोमिनार पर भी रहता ना तो वहीं पे मुझे खड़ा रहना पड़ता। ये ट्रैफिक में ना ये गाड़ी था बोल के भैया नेविगेट करना इतना इजी था। नहीं तो अगर डोमिनार रहता, मैं किसी कार वाले के साथ मैं फंसा रहता पैनियर वनियर लगा के। तो भाई उसको लेके इम्पॉसिबल हो जाता है। और अभी वैसे नेविगेट करने के चक्कर में मुझे लग गया भूख है। कितना टाइम हो रहा, 10:30। हाँ मेरे को कुछ ठोस सा खाना है, मतलब मेरे को एक्चुअली पूरे लंच करने का मेरे को मन कर गया। तो अपने इसे मन को तृप्त करने के लिए मैं धनबाद से थोड़ा आगे जाके रुका इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम था साडा पंजाब। तो यहाँ पे मतलब टिपिकल पंजाबी के नाम के हिसाब से मैंने ऑर्डर करा था पनीर का पराठा, जो कि भाई बहुत ज्यादा चुम्मेश्वरी था। तो पराठा खा के और थोड़ा 1-2 कप चाय पी के फिर मैं था तैयार अगला आज का दिन कवर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो चुका था। तो यार ये ब्रेक बहुत जरूरी था। ये देखो टाइम बहुत कम हो रहा है, बट मैं क्योंकि पहले निकला था ना सुबह में, तो 6 घंटे हो गए, भूख मेरे को बहुत जोर लगा था। और एक्चुअली पता है क्या हुआ है, अभी रोज सुबह उठ के मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ ना, तो शायद ये उसी का असर है, बहुत जल्दी पेट खाली हो जा रहा है। दैट्स अ गुड साइन कि मेरा गट बहुत अच्छा है। एनीवे सो इस रूट में कभी भी जाओ, ये एग्जैक्ट मेरे घर से 289 किलोमीटर सड्डा पंजाब। भाई चाय ट्राई करो, चाय ट्राई करो, चलते हैं। अरे दादा कुछ भी बोलो,
झारखंड में आके एक चीज बड़ा अच्छा होता है कि भाई चाय बहुत ही चुम्बेश्वरी चाय मिलता है। झारखंड इज टॉप क्लास चाय वाले मैटर में, तो मतलब बीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो बिहार में भी बहुत अच्छा चाय मिलता है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मिलता है, बट बिहार और यूपी का एक प्रॉब्लम है कि चीनी बहुत ज़्यादा रहता है। झारखंड में बहुत लो शुगर रहता है, मतलब हमारे बंगाल में जो सबसे लो रहता है ना, उसके और बिहार के बीच में, जो पर्सनली मुझे पसंद है। तो भाई बहुत सही, और पूरा दूध का रहता है, तो चुम्बेश्वरी, और मैक्सिमम जगह भैंस के दूध का रहता है, तो नाइस। तो ये ऑफिशियली बिहार में आ गया, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और ये इंटर कर गया बिहार। और यहाँ से है 3.1 किलोमीटर मेन जो डोभी है, और वहाँ से सीधे राइट लेना है एकदम पटना के तरफ। भाई रोड बड़ा भाई खूबसूरत है यार। वो बीच में जो हिस्सा जो ख़राब मिला था, जहाँ पे आपका वो बरही है, बरही में बहुत गंदा है, हजारीबाग और बरही में। उसके अलावा हमारे उधर भी और इधर भी भाई क्या ही सही रोड है। 500 meters, take the ramp to National Highway 22. तो भाई जी अब ये नेशनल हाईवे छोड़ने का टाइम आ गया। ये है अब ये 19 मैंने छोड़ा यहाँ से। अब यहाँ से सीधे नीचे जाके राइट कट लूँगा सीधा NH 22 नेशनल हाईवे 22। Take the ramp to National Highway 22, then turn right onto National Highway 22. तो यहाँ से है पटना 127 किलोमीटर, राजगीर 97 और बोध गया 19। और इस हाईवे का पता है जो सबसे बेस्ट बात है कि ये तो सीधा पटना डोभी को पटना से कनेक्ट करता है। बेसिकली पटना को रांची से ये कनेक्ट करता है, ये डोभी के यहाँ से हजारीबाग होते हुए। ये रोड गया हुआ के अंदर नहीं जाता, उसको बाहर से निकलता है, मतलब ये कंप्लीट बाईपास है। तो इसमें ट्रैफिक भी कम मिलता है। यहाँ बोध गया था कभी ऐसा नॉर्मल आपको गाड़ी दिख जाएगा, उसके बाद इसमें भैया गाड़ी दिखता ही नहीं है, पूरा खाली रहता है और रोड कंडीशन भी बहुत अच्छा है। और यही रीजन है कि यहाँ डोभी से पटना जाना अभी काफी ज्यादा इजी हो गया है। तो मेरे लिए भी काफी इजी था। तो ऐसे ही करते हुए मैं शाम होते होते सीधे पहुँच जाता हूँ पटना के तरफ। तो सूर्यदेव भी सेटल होने को तैयार है, बस थोड़ी ही देर शायद, और ऑलमोस्ट 40-45 मिनट के करीबन। और पटना रह गया है यहाँ से और 6 या 7 किलोमीटर। बट मुझे वहाँ से 3.2 किलोमीटर के बाद आगे जाके मुझे राइट टर्न लेना है मुजफ्फरपुर के लिए, जो कि यहाँ से है 88 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल। बट मैंने साइन बोर्ड देखा था, उसके हिसाब से 80 किलोमीटर है। तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है ये तो पता नहीं, बट सच बता रहा हूँ, अगर टाइम भी जैसे दिखा रहा है ना कि 7:30 बजे तक मैं पहुँचूँगा मुजफ्फरपुर, तो बहुत कम चांसेस है कि मैं 7:30 तक चलाऊँ। मैं नहीं चलाना चाहता रात को, सनडाउन के बाद देखता हूँ, सनडाउन होने तक जहाँ तक जा पाऊँ, जहाँ होटल मिलेगा रात को रुक जाऊँगा। अब यहाँ से मेन चैलेंज था जो पटना का जो ट्रैफिक था उसको टैकल करके निकलना। और मैं रात को इसलिए नहीं चलाना चाहता, अगर सिंगल लेन रोड है तो मैं सीरियसली मैं उसको अवॉइड करता हूँ रात को चलाना। परंतु जो सबसे अच्छा चीज था, पटना से सीधा मुजफ्फरपुर और उसके आगे तक भी एकदम प्रॉपर 4 लेन रोड था, जहाँ पे लाइट वाइट पूरा लगा हुआ था। तो मैंने पूरा एकदम रात में अच्छे से चलाया और टाइम रहते हुए 7:30 से 7:45 के करीबन मैं सीधे पहुंच गया मुजफ्फरपुर। हमेशा ना रास्ते में जब भी राइड करते हो शाम के टाइम, देखो आपके वाइजर पे कीड़े टकराते हैं, ठीक है, और उसको मरते हैं। बट मैंने आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखा। अगर मैं दिखाऊं, लाइट जलाया मैंने, ये देखो यार, ये मच्छर है। मतलब लेजिट इससे पहले मैंने कभी ये फेस नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ ये मच्छर है, ये मच्छर है, ये मच्छर है। इवन कैमरे पे भी देखोगे ना, ये पूरा मच्छर है, ये पूरा मच्छर ही मच्छर है। बड़ा ही वियर्ड, मतलब अजीब सा चीज है। एनीवे,
ये रात का 7:48 और ये मेरा आज का कुछ रूम है। काफ़ी बेसिक सा रूम है और यहाँ पे रूम मिलना भी बड़ा मुश्किल है भाई इधर मुजफ्फरपुर में। एक तो काफ़ी सारा बुक है, ये शादी का सीज़न चल रहा है ना, ये भी एक रीज़न है और बड़ा मुश्किल से मुझे ये रूम मिला। बट एक चीज़ अच्छा है कि मेरे को ना जो बाईपास है यहाँ का, जो मुजफ्फरपुर का जो बाईपास है, तो बाईपास के बाहर ही मिल गया। तो कल सुबह एकदम सीधे निकलूंगा और सीधे एकदम रक्सौल की तरफ जो नेशनल हाईवे 27 है वो पकड़ लूँगा। तो मुझे मुजफ्फरपुर एंटर नहीं करना पड़ेगा और मुजफ्फरपुर के अंदर रहता सिटी के अंदर, फिर मेरे को रिटर्न आना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हुआ है। तो मैं आपको सुबह में पूरा दिखाता हूँ होटल कहाँ पे क्या है, कैसा क्या लोकेशन है। हाँ जी। सो ऑल पैक, सारा एकदम टाइम पे पैक हो गया। और टाइम का बात करो, रुको घड़ी दिखाऊं, ये हो रहा 7:45 हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पे हूँ। एक्चुअली मैं उठा था 6:10 में, फिर मैंने अलार्म को फिर 10 मिनट और एक्सटेंड कर दिया, तो 6:20 में उठा। तब से करते करते अभी इतना टाइम हो गया। अभी तक मैंने ना चाय पिया है ना ब्रेकफास्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू जितना भी ढाबा था ना सारा बंद है। और लोकेशन का बात करूँ ना, तो प्रॉपर जो मेन रोड है, जब आप पटना से आओगे ना, ये पटना वाला मेन रोड है, उसके सामने ही आपको ये होटल मिलेगा, होटल राज। इसका फ़ोन नंबर मैं आपको अगर दिखा पाऊँ, वो रहा नंबर, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब यहाँ पे मेरा काम मेन रह गया है कि मुझे रेडी होना है और सीधे निकलना है और बीच में कहीं मैं ब्रेकफास्ट करूंगा और कोशिश करूंगा उसके बाद जो मैं रुकूं सीधे एकदम रक्सौल बॉर्डर पे, क्योंकि मुझे नहीं पता बॉर्डर पे कितना टाइम लगने वाला है और क्या होने वाला है। सो इसीलिए मुझे फटाफट यहाँ से निकलना है ताकि मैं काफी ज्यादा टाइम अपना सेव कर पाऊँ। हाँ जी, लेट्स गो। सो अभी का मैंने ये मैप पे डाला है रक्सौल का जो बॉर्डर है ना, क्योंकि मेन तो अभी जाना है बॉर्डर पे। बॉर्डर पे जाके पहले परमिट बनवाना है, देन जो मनी है उसको एक्सचेंज करवाना है। और जो बॉर्डर का जो डिस्टेंस है यहाँ से 146 किलोमीटर, 146, और दिखा रहा है कि 3.5 घंटे लगने वाले हैं मुझे। दैट्स नॉट गुड, बट ठीक है, मतलब हर घंटे 40-42 किलोमीटर क्रॉस करूँगा। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं जल्दी करूँ। Turn left onto National Highway 27. सो ये मुझे लेफ्ट लेना है। ये जो मेन रोड देख रहे हो ना, ये NH27 है। ये वो सिलीगुड़ी वाला रोड है जो दिल्ली जाता है। यानी कि ये वो रोड है जो पूरा नॉर्थ इंडिया और प्लस वेस्ट इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। और इस रोड पे मैं ज्यादा देर में रुकने वाला भी नहीं हूँ, लगभग 12 या 15 किलोमीटर हूँ मैं इस रोड के ऊपर। फिर मुझे यहाँ से राइट कट ले लेना है, जो दूसरा वाला नेशनल हाईवे है 527D। जी हाँ, मैंने सही बोला, 527D, जो सीधे लेके जाता है रक्सौल बॉर्डर पे। यहाँ पे ये सिंगल लेन रोड स्टार्ट हो गया। क्यों कैसे ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ से और रक्सौल रह गया 63 किलोमीटर। कहाँ? गांधी म्यूजियम मोतिहारी। ओके, अच्छा ये मोतिहारी है। ओके, जो भी है, बट रोड तो अच्छा है, बट सिंगल लेन रोड है, यही दिक्कत है। तो और यहाँ से बॉर्डर सिर्फ रह गया था 52 किलोमीटर, जिसे करने में मुझे ज्यादा नहीं लगा, 1 घंटे से 1.5 घंटे के करीबन लगा। और सीधे मैं पहुंचा रक्सौल, जो कि काफी ज्यादा ट्रैफिक से भरा था। ऐसे टाइम पे मैं पहुंचा। वेलकम जी। तो ये आ गया रक्सौल। अब बॉर्डर लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। अरे भाई, तो अभी सीधा ये बॉर्डर पे जाना है। सो ये हमारा भारत का ध्वज, और यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे नेपाल। ये हमारा जीरो लाइन है, ये नदी के उस तरफ नेपाल और नदी के इस तरफ भारत। एकदम पूरा सुखमय बॉर्डर है। अगर पड़ोसी अच्छा हो तो बॉर्डर पे तार का जरूरत नहीं होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। अब कर भी क्या सकते हैं, दोनों ही तो हमारे ही बिगड़े हुए बच्चे हैं। एनीवे, सो अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना, मुझे बनवाना है वंसार। वंसार जो चीज होता है वो बाइक का परमिट होता है, कि आप बाइक कितने दिन लेके आप नेपाल में घूमोगे, तो उस चीज का परमिट होता है। तो ये भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है ना, उस हिसाब से इस परमिट को बनाया गया है।
7 दिन के बाद है। 4 दिन 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद, यानी कि 7वें दिन में है। 7वें दिन में है, मतलब वो होली के आजू बाजू। होली तो आपका हो गया, हम लोग का हो जाएगा 5वां दिन में होली है। मतलब यहाँ का तो कैलेंडर अलग है ना। हाँ। हम्म। जब पहले है, जैसे हम लोग का आज होगा ना, आपको उसके बाद होगा। भांजा हो जाएगा। कितना पड़ेगा? अब सीन बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे ब्रोकर है, मतलब दलाल है, और मुझे यहाँ पे बनवाना था भंसार। तो भंसार बनाने के लिए आपको किसी भी ब्रोकर किसी का भी जरूरत नहीं होता है। पर प्रॉब्लम ये हो गया कि सामने अभी इलेक्शन है नेपाल में, जिसके कारण सिर्फ मुझे 2 दिन का भंसार मिल रहा था। तो जब मैं पूछ रहा था कि इसके बाद कुछ एक्सटेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तभी ये भाई आए और इन्होंने कहा कि हाँ मैं बनवा दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। भाई दिमाग हिल जाएगा। इन्होंने मुझे 10 दिन का मुझे भंसार का पड़ रहा था, मतलब ऐसे पूरा करेंसी लेके टोटल 2000 रुपए लगेगा पर डे का। 200 NPR मतलब नेपाली 200, नॉट इंडियन 200, तो 2000 नेपाली लगेगा। और ये ऊपर से एक्स्ट्रा 4000 इंडियन मांग रहे थे। मतलब इमेजिन कर रहे हो। तो भाग्य मेरा अच्छा था कि एक भाई साहब है सिक्योरिटी वाले, और उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आप अभी 2 दिन का परमिट ले लो यहाँ का, काठमांडू तक का। काठमांडू जाओ और काठमांडू एयरपोर्ट से जाके आप अपना परमिट एक्सटेंड करवा लो। तो वहाँ पे भाई लिटरली मेरा पैसा बच गया, वरना मतलब बुरा मैं फंसता। वैसे भी उपाय मेरे पास था नहीं, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा का भंसार मिल नहीं रहा था इलेक्शन के कारण। सो सीन तो अच्छा बुरा दोनों है। मतलब अच्छा ये है कि मेरे को परमिट मिल गया, बट सिर्फ 2 दिनों का मिला, क्योंकि नेपाल में इलेक्शंस है सामने। ठीक है, और इलेक्शन है आपका होली का टाइम पे, इसीलिए 2 दिन से ज़्यादा का परमिट दे नहीं रहे। मेरे को 10 दिन का चाहिए। तो अब सीन ये है कि मुझे, चलो पहले यहाँ से निकलो। सीन कुछ अलग नहीं है, सेम सीन है जो मैंने आपको 10 सेकंड पहले आपको एक्सप्लेन करा। बस यहाँ से निकला, मेरा सारा काम हो गया था, कोई भी मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा। पैसा भी मुझे यहीं पे एक्सचेंज हो गया, जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब से उन्होंने कर दिया। वहाँ पे मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर का सीन था, बट भाई साहब ने मेरा हेल्प करा। पता नहीं क्या शिव जी का आशीर्वाद हुआ, तो सारा चीज मेरा एकदम स्विफ्टली कंप्लीट हो गया। अब बस मुझे सिर्फ काठमांडू जाके अपना जो भंसार है उसका परमिट के डेट को और एक्सटेंड करवाना है। अब ये पता नहीं ये रोड कहाँ तक, मतलब काठमांडू तक क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे देखो काठमांडू 128 किलोमीटर, यहाँ से 128, जो कि दिखा रहा है 4 आवर्स लगने वाले भाई, 4 घंटे, यानी कि 40 का एवरेज दिखा रहा है। तो 40 का एवरेज में ये रोड तो नहीं होने वाला फॉर श्योर। अब आगे जाके या फिर जाम है या फिर पतला रोड है। सिंगल लेन रोड होने का चांस है, जो पहाड़ों पे है वो सिंगल लेन है, इतना तो पता है मुझे। नहीं, आगे जाके रोड एकदम सही है। बेसिकली सीन क्या है कि पहाड़ पे चढ़ाई है ना, तो वहाँ पे आप ज्यादा तेज नहीं चला सकते हो, इसीलिए। बाकी रोड यहाँ से थ्रू आउट मतलब एकदम काठमांडू तक पूरा एकदम मक्खन, पूरा प्रॉपर टारमैक रोड है। ओके, यहाँ पे 154 रुपये लीटर तेल है, 154। तो इनके लिए तो ज़्यादा है ही, और देखा जाए तो हमारे लिए सेम ही पड़ रहा है। हाँ जी, फुल कर दीजिए, क्योंकि ये करेंसी में उस हिसाब से पड़ रहा है, मतलब 95 पड़ेगा हमारे लिए, तो सेम ही मैटर है। कर दीजिए, फुल कर दीजिए। तो समझे महाराज, कोई ज़्यादा पैसा नहीं बचाने वाला हूँ। ये ऐसा सोच के कि मैं नेपाल में हूँ तो पेट्रोल में पैसा सेव होगा ना। हाँ, ये एकदम सेम रेट उत्तराखंड जैसा है। अगर मैं जैसे उत्तराखंड घूम रहा था, जितना पेट्रोल लग रहा था, सेम वही कहानी है, नथिंग चेंजेस। और काठमांडू रहेगा 50 किलोमीटर, जो कि 1 घंटे 53 मिनट, 1 आवर 53, मतलब 2 घंटे लगेंगे। और ये जैसा रोड है, मतलब रोड तो भाई एकदम चुम्बेश्वर है, पर जिस लेवल का कर्व है 2 घंटा तो लग ही जाएगा, मतलब 1-1.5 घंटा तो कैसे भी लगेगा।
फिर इन्हीं घुमावदार सड़कों पे राइड करते करते आखिरकार हो जाता है शाम और मैं फाइनली अपने गंतव्य स्थल यानी कि मैं पहुंचता हूं काठमांडू। ये काठमांडू सिटी है मेन, तो ये इसका रिंग रोड है। तो मैंने अभी पूरा प्लान करा है कि पशुपतिनाथ मंदिर है वहीं पे रूम लूँगा, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर है एयरपोर्ट के पास ही है। तो सुबह सुबह मैं दर्शन कर लूँगा और उसके बाद जो मेरा एक्सटेंडेड जो मुझे ये करवाना है ना, जो एक्सटेंड करवाना है अपना परमिट, वो फिर फटाफट वहाँ से मंदिर दर्शन करके मैं चला जाऊँगा। ऑफिस जैसे 8-9 बजे खुलेगा। तो ये रिंग रोड है। ये यार एक बार यहाँ पे भीड़ देखो भाई, गजब भीड़ है, गजब भीड़ है। फिर रिंग रोड के ट्रैफिक को झेलते झेलते लगभग 45 मिनट्स के बाद मैं पहुंचता हूं अपने होटल में, जो कि रहता है एकदम सीधे पशुपतिनाथ मंदिर के सामने की तरफ। भाई साहब, ये मेरा आज रात का रूम है। सेकंड फ्लोर पे ये सारा सामान लेके चढ़ना पड़ा। और मेरा ये जो होटल है ना, ये पशुपतिनाथ मंदिर से सिर्फ 2 मिनट के वॉक पे है। इवन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो त्रिभुवन इंटरनेशनल जो काठमांडू वाला, वो भी यहाँ से 5 मिनट के वॉक पे है। शायद लगभग 5 मिनट पे आते टाइम मैंने देखा था। तो काफ़ी अच्छे जगह पर मिल गया ये मेरे को। नेपाली पड़ा 1500 का, जो कि इंडियन होता है 940 रुपये का। 940 में काफ़ी अच्छा मुझे रूम मिला है। तो कल का काम है कि कल सुबह 6 बजे उठ के मुझे जाना है पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ दर्शन करके आना है। फिर 10 बजे जो भंसार है उसको मुझे एक्सटेंड करवाना है, मतलब और 7 दिन का लेना है। और उसके बाद कल ही मैं निकल जाऊँगा सीधे आपका वहाँ के लिए, मनांग के लिए। और रास्ते में जहाँ तक पहुँचूँगा रात को वहाँ रुकूँगा। तो अभी तो खैर फाइल यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सारा जो था लैपटॉप में डाल रहा हूँ, प्लस उससे हार्ड डिस्क में डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अपना सारा काम करके मैं चला गया सीधा सोने, क्योंकि सुबह सुबह कल मुझे जाना था पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने। और मेरा सुबह का शुरुआत हुआ सीधे पशुपतिनाथ जी के गेट के सामने से, मंदिर में दर्शन से। सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और अगर हमारे भारत के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 6:15, क्योंकि यहाँ पे टाइम 15 मिनट आगे हमसे। ओ भाई, क्या सही माहौल है। स्पेशली ये जो फॉग, जो धुंध गिर रहा है और ठंड है काफ़ी ज़्यादा, भाई बहुत सही लग रहा है। और मंदिर पहले से, जो मैं 4 साल पहले आया था ना, पहले से बहुत यहाँ पे बदलाव दिख रहा है मंदिर में। तो ये है पशुपतिनाथ, यानी कि पशुओं के स्वामी। ये मंदिर 5वीं शताब्दी में बना है, जो कि संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है। और ये मंदिर मोक्ष का केंद्र माना जाता है। ये बागमती नदी के किनारे बसे हुए इस मंदिर के किनारे ही लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी कि जैसे हमारे भारत में काशी प्रसिद्ध है, वैसे नेपाल का इसे आप काशी कह सकते हो। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, और ये वो जगह है, आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये यहाँ का आप बोल सकते हो नेपाल का ये काशी है, ये बनारस है। बागमती नदी के किनारे यहाँ पे आपको कभी भी खाली नहीं दिखेगा। हर एक क्षण कोई ना कोई चिता आपको यहाँ पे तैयार होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि नेपाल के लोगों का मानना ये होता है कि अगर उनका देह का दाह संस्कार किया जाए पशुपतिनाथ मंदिर के किनारे, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि वो बैकुंठ को पाते हैं। यही इकलौता जगह है जहाँ पे आप पशुपतिनाथ मंदिर के साथ आप फोटो खिंचा सकते हो। ये शमशान घाट वाला एरिया, तो किसी से भी पूछोगे आपको रास्ता दिखा देंगे। तो यहाँ से मंदिर को बैकड्रॉप में रख के आप फोटो खिंचा सकते हो। सामने अंदर में कैमरा वैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो जो है गेट का ही, और अंदर का आपको बहुत ही रेयर कोई वीडियोस देखने को मिलेगा। और ड्रोन शॉट का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि
ये सामने में ही आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे ये पीछे की तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कोई भी ड्रोन यहाँ पे फ्लाई नहीं करता है, ये स्ट्रिक्टली नो ड्रोन जोन है, तो काफ़ी ये स्ट्रिक्ट एरिया है ये। चलो जी, दैट्स इट फॉर टुडे। वैसे भी टाइम हो गया है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे निकलना है अब यहाँ से मनांग के लिए। अब यहाँ से होटल जाऊँगा, देखता हूँ परमिट एक्सटेंड करवाना है, परमिट एक्सटेंड करवाऊँगा और सीधे मनांग के लिए निकलूँगा। सो होप सो आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो याद से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो टिल देन, राइड सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, धमाकेदार पूरा ऑफ रोडिंग वाला, होप सो ऑफ रोडिंग वाले व्लॉग में।